हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष व महिला एकल वर्ग के विजेता क्रमशः कौन बने? और हमारे विकल्प हैं नोवाक जोकोविच व बारबरा क्रेजिकोवा, राफेल नडाल व एशले बार्टी, नोवाक जोकोविच व एशले बार्टी, या राफेल नडाल व कैटरीना सिनियाकोवा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राफेल नडाल व एशले बार्टी। यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग के विजेता बने हैं राफेल नडाल और महिला एकल वर्ग की विजेता बनी है एशले बार्टी। अब इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में कुछ विशेष तथ्य हम जान लेते हैं। जैसे कि एशले बार्टी के बारे में हम बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया की ही खिलाड़ी है और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि एशले बार्टी का यह पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब है। दूसरे खिलाड़ी की अगर हम बात करेंगे जिनका नाम आप जानते हैं राफेल नडाल, इनके बारे में तो सबसे पहला चीज आपको यही ध्यान में रखना है कि यह खिलाड़ी सर्बिया से संबंधित है। ठीक है, दूसरा चीज आपको यह ध्यान में रखना है कि राफेल नडाल का यह दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन था और अगर हम कुल ग्रैंड स्लैम की बात करें तो राफेल नडाल का यह 21वां ग्रैंड स्लैम था जो अब तक के टेनिस खिलाड़ियों में सर्वाधिक है। दोस्तों, ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो आप इन ग्रैंड स्लैम का नाम जरूर जानते होंगे, इसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक आप जानते होंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। दूसरा आप बिल्कुल सुने होंगे फ्रेंच ओपन, तीसरा आप सुने होंगे विंबलडन ओपन और लास्ट आपने सुना होगा यूएस ओपन। ये चार प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं और ये सारे के सारे आपके टेनिस से संबंधित है। दूसरा चीज आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये सारे जो ग्रैंड स्लैम है किस प्रकार के कोर्ट में आयोजित किए जाते हैं। जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ये हार्ड कोर्ट में आयोजित किया जाता है। फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट में आयोजित किया जाता है, मतलब मिट्टी के कोर्ट में आयोजित किया जाता है। विंबलडन ओपन जो है वह ग्रास कोर्ट में आयोजित किया जाता है और उसी प्रकार यूएस ओपन जो है हार्ड कोर्ट में आयोजित किया जाता है। यानी आप यहां से देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों के दोनों किस प्रकार के कोर्ट में आयोजित किए जाते हैं, हार्ड कोर्ट में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने क्रम लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ये क्रम है आपका किसी भी एक वर्ष में जब ये प्रतियोगिताएं होती है उस आधार पर। यानी वर्ष में सबसे पहले क्या होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, फिर उसके बाद में फ्रेंच ओपन होगा, तीसरे क्रम में विंबलडन ओपन होगा और उसके बाद अंत में क्या होगा, यूएस ओपन होगा। ठीक है, तो अगर आपसे कालक्रम के बारे में बात करेगा कि कौन सा ग्रैंड स्लैम जो है पहला आयोजित होता है किसी भी एक वर्ष में, तब आप इस क्रोनोलॉजी को ध्यान में रखेंगे। दूसरा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये चारों प्रकार के जो ग्रैंड स्लैम है, ठीक है, इन्हें खेलने की शुरुआत कब की गई, तो यहां पे मैं ईयर मेंशन कर देता हूं। जैसे यहां पर पहले नंबर पे है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये शुरू हुआ था 1905 में। उसके बाद ये जो फ्रेंच ओपन है, ठीक है, ये शुरू हुआ था आपका 1891 में, ठीक है, 1891 में। विंबलडन ओपन जो है शुरू हुआ था 1877 में और यूएस ओपन खेलने की शुरुआत की गई थी सन 1881 में। तो अगर आपको यह प्रश्न पूछा जाएगा कि ये चार ग्रैंड स्लैम को खेलने की शुरुआत के वर्ष के आधार पे जमाइए तो सबसे पहले क्रम पे यहाँ पे कौन आएगा, देखिए सबसे पहले शुरुआत हुई विंबलडन ओपन की। दूसरे नंबर पे 1877 के बाद क्या ईयर दिखाई दे रहा है आपको, 1881, मतलब दूसरे क्रम में खेलने की शुरुआत की गई यूएस ओपन को, फिर तीसरे क्रम पर खेलने की शुरुआत की गई फ्रेंच ओपन को, और चौथा जो ग्रैंड स्लैम है जो सबसे अंत में शुरुआत किया गया खेलने का वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसे खेलने की शुरुआत की गई थी 1905 में। तो ये दोनों प्रकार से आपको कालक्रम बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये कालक्रम जो है बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, मलेशिया में आयोजित होने वाले बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2022 में भारतीय पुरुष व भारतीय महिला टीम के कप्तान क्रमशः कौन नियुक्त किए गए हैं? और हमारे विकल्प हैं लक्ष्य सेन व आकर्षि कश्यप, मिथुन मंजुनाथ व साइना नेहवाल, मनजीत सिंह व पीवी सिंधु, या लक्ष्य सेन व मालविका बंसोड़। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्य सेन व मालविका बंसोड़। यानी इस चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम के कप्तान नियुक्त किए गए हैं लक्ष्य सेन और भारतीय महिला टीम की कप्तान नियुक्त की गई है मालविका बंसोड़। और दोस्तों यह चैंपियनशिप वर्ष 2022 में 15 से 20 फरवरी तक मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। और टीम के कप्तान कौन होंगे इनकी चर्चा हम कर चुके हैं, फिर से यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पुरुष टीम के कप्तान होंगे लक्ष्य सेन और महिला टीम की कप्तान होंगी मालविका बंसोड़। दोस्तों इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण खबर यह है कि इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम में छत्तीसगढ़ की आकर्षि कश्यप भी शामिल की गई हैं। दूसरा चीज दोस्तों, यहाँ पे जो महिला टीम की कप्तान का नाम लिखा हुआ है मालविका बंसोड़, वो भी रायपुर से ही संबंधित है। पिछले 5 वर्षों से मालविका बंसोड़ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनके कोच भी छत्तीसगढ़ से ही संबंधित है। तो ये सारे तथ्य आप आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अवश्य ही ध्यान में रखिएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किन्हें भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी सीईए नियुक्त किया गया है? और हमारे विकल्प हैं डॉक्टर शंकर आचार्य, डॉक्टर राजा चेलैया, वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन या जगदीश भगवती। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन। दोस्तों केंद्रीय सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के पूर्व ही वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन को देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया है। आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम जी अब इनकी स्थान पर पदभार ग्रहण करेंगे देश के नए सीए, जिनका नाम है वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन। तो इनका नाम आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व चरणजीत सिंह जी का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं क्रिकेट, शतरंज, गोल्फ या हॉकी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। दोस्तों चरणजीत सिंह जी 1964 में हुए ओलंपिक में देश को हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाने वाली टीम के कप्तान थे। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है कि चरणजीत सिंह जी खेल के क्षेत्र से संबंधित हैं, और अगर आपको खेल के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ध्यान में रखना है वो हॉकी से संबंधित थे। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में घोषित आईसीसी अवार्ड्स 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी को महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? और हमारे विकल्प हैं हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, वेदा कृष्णमूर्ति या प्रिया पूनिया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्मृति मंधाना। दोस्तों हाल ही में आईसीसी अवार्ड्स 2021 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की घोषणा की गई है, जिसमें महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है भारत की स्मृति मंधाना को, और क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग में पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी को यह अवार्ड दिया गया है। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि महिला विजेता को रैशल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी दिया जाता है और पुरुष विजेता को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी प्रदान किया जाता है। अब स्मृति मंधाना के बारे में अगर हम प्रमुख तथ्यों की बात करें तो स्मृति मंधाना 2 बार इस ट्रॉफी को जीतने वाली पहली भारतीय व विश्व की दूसरी क्रिकेटर बन गई है। तो इनसे पहले किन्होंने यह कारनामा किया है तो आपको ध्यान में रखना है ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी 2 बार यह कारनामा कर चुकी हैं। ठीक है, अगर हम पुरुष वर्ग में प्रमुख तथ्य की बात करें तो आपको यह ध्यान में रखना है कि शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है और इन्हें ट्रॉफी दिया गया है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, यह ट्रॉफी जीतने वाले शाहीन शाह अफरीदी सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं दोस्तों। और आईसीसी अवार्ड्स में और भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जिनके विजेताओं के नाम हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया गया है। जिन भी अभ्यर्थियों को यह पीडीएफ अभी तक नहीं मिल पाया होगा वो स्क्रीन पर दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर से इस पीडीएफ को निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में जाकर भी आप उस पीडीएफ को निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? और हमारे विकल्प हैं 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी या 26 जनवरी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी। दोस्तों इस तिथि को चुनने के पीछे कारण यह है कि 25 जनवरी 1950 को ही चुनाव आयोग का गठन हुआ था, इसलिए इसी तिथि को भारत में प्रतिवर्ष हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और इसे मनाने की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी और उस समय देश की तात्कालिक राष्ट्रपति थी आपकी प्रतिभा पाटिल जी। दूसरा चीज आपको क्या ध्यान में रखना है कि इस वर्ष यानी वर्ष 2022 में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम मनाए हैं वह इसे मनाने का कौन सा संस्करण था या कौन सा क्रम था? तो 12वां क्रम था। ठीक है, तो ये सारे तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, वर्ष 2022 में पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता विभूतियों में निम्न में से किनका नाम सम्मिलित नहीं है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं जनरल बिपिन रावत, प्रभा अत्रे, कल्याण सिंह या नीरज चोपड़ा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आजकल परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में रखना है कि इस वर्ष कितने विभूतियों को पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या पूछा है आपको, किनका नाम सम्मिलित नहीं है। इन 4 विकल्प में एक नाम ऐसा है जिन्हें पद्म विभूषण नहीं दिया गया है, मतलब वो 3 नाम कौन से आपको पहचानने हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इस वर्ष पद्म विभूषण कुल 4 लोगों को दिया गया है और इस प्रश्न के लिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो किन 4 विभूतियों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। ये हैं जनरल बिपिन रावत, ठीक है, जो देश के पहले सीडीएस थे और हाल ही में एक हेलीकॉप्टर क्रैश की दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है? सिविल सर्विस क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है। दूसरा नाम है आपका कल्याण सिंह। ठीक है,
कल्याण सिंह जी को यह सम्मान पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है। और कल्याण सिंह जी के बारे में एक तथ्य ध्यान में रखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, तीसरा नाम आपको दिखाई दे रहा है राधेश्याम खेमका, जिन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। और चौथा नाम है प्रभा अत्रे, जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया है। तो ये चार नाम आप अवश्य रूप से ध्यान में रखिएगा। अब ऑप्शन में हमारा प्रश्न के हिसाब से उत्तर था नीरज चोपड़ा, तो इनसे संबंधित एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इन्हें पद्म विभूषण नहीं बल्कि पद्मश्री सम्मान दिया गया है। अब हम इस तथ्य को देख लेते हैं कि इस वर्ष कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। तो देश के 128 विभूतियों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 107 लोगों को क्या दिया गया है, पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है, तो ये सारे तथ्य आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, निम्न में से किन्हें नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और हमारे विकल्प हैं बेंजामिन नेतन्याहू, शिंजो आबे, अमर्त्य सेन या नरेंद्र मोदी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिंजो आबे। दोस्तों शिंजो आबे जी का नाम आप पहले से ही सुनते आ रहे होंगे। सबसे पहले चीज तो आपको यह ध्यान में रखना है कि शिंजो आबे पूर्व जापानी मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और मैंने ऐसा इसलिए कहा कि इनके नाम से आप परिचित होंगे क्योंकि पिछले वर्ष यानी पद्म पुरस्कार 2021 में इन्हें जन सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म विभूषण सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। इसलिए इनका नाम अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनके बारे में संबंधित ये सारे तथ्य आप अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन अवार्ड किसने जीता है। और हमारे विकल्प है निर्मला सीतारमन, अरुंधति भट्टाचार्य, हरनाज संधू या सुष्मिता सेन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुष्मिता सेन। दोस्तों सुष्मिता सेन की एक वेब सीरीज से आप सभी बिल्कुल परिचित होंगे, जिसका नाम है आर्या 2 और इसे हॉटस्टार में प्रदर्शित किया गया था। इस शो में महिला अभिनेत्री के तौर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सुष्मिता सेन को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड दिया गया है। अब देखिए विकल्प में कुछ और नाम है जिनसे आप बिल्कुल परिचित होंगे, जैसे निर्मला सीतारमन जो हमारे केंद्रीय कैबिनेट की वर्तमान वित्त मंत्री है, अरुंधति भट्टाचार्य जी क्या है एसबीआई की भूतपूर्व चेयरपर्सन है। ठीक है, जिनके लिखे गए आत्मकथा के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। और इनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है इंडोमिटेबल। ठीक है, क्या है इंडोमिटेबल। उसके बाद ऑप्शन सी में आपको एक नाम दिखाई दे रहा है हरनाज संधू। ये क्या बनी है, अभी मिस यूनिवर्स बनी है। ठीक है, आप सभी को बिल्कुल नाम ध्यान होगा, हरनाज कौर संधू वही नाम है ये। तो इस नाम से आपको ये तथ्य ध्यान में रखने हैं। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 में महिला एकल वर्ग की विजेता कौन बनी है। और हमारे विकल्प हैं पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, तनीषा क्रास्टो या आकर्षी कश्यप। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। अब देखिए दोस्तों, पीवी सिंधु का नाम सुनते ही आप सभी को बिल्कुल ध्यान में आता होगा कि ये कौन से खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। उसी प्रकार यहाँ पे मैंने 3 विकल्प और दिए हुए हैं, ये तीनों नाम भी किस क्षेत्र से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। जैसे मालविका बंसोड़ के बारे में हम कुछ देर पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि इन्हें भारतीय महिला पुरुष टीम का क्या बनाया गया है, कप्तान बनाया गया है। एक और नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है तनीषा क्रास्टो, इनके बारे में अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। एक और नाम आपको दिखाई दे रहा है आकर्षी कश्यप। तो आपको तो यह ध्यान में रखना है कि आकर्षी कश्यप छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से संबंधित है और देश के प्रतिभावान बैडमिंटन खिलाड़ियों में इनका नाम लिया जाता है। चलिए अब हम इस प्रश्न के कुछ और विवरण देख लेते हैं। जैसे कि सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता की हम बात कर रहे हैं, तो यह आयोजित किया गया था आपका लखनऊ में, जिसमें महिला एकल वर्ग की विजेता बनी है पीवी सिंधु। अगर हम इसी प्रतियोगिता में मिश्रित युगल विजेताओं की बात करें तो यह प्रतियोगिता जीता गया है ईशान भटनागर और तनीषा क्रास्टो के द्वारा। तो विकल्प में एक नाम था तनीषा क्रास्टो, जिनके बारे में आपको यह तथ्य ध्यान में रखना है। यहाँ पे दूसरा नाम है ईशान भटनागर, इनके बारे में आपको यह ध्यान में रखना है कि ईशान भटनागर छत्तीसगढ़ के रायपुर से संबंधित है। क्लियर है। तो यह नाम अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन निम्न में से कौन बनी या बने हैं। और हमारे विकल्प हैं प्राजक्ता कोली, दिव्या उपाध्याय, श्वेता सिंह या खुशी ठाकुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्राजक्ता कोली। दोस्तों प्राजक्ता कोली एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर व अभिनेत्री है, जिन्हें भारत की पहली यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनाया गया है। तो इनके बारे में सिर्फ इतना ही तथ्य आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, एसीसी अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2022 का विजेता कौन सा देश बना है। और हमारे विकल्प हैं भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो दोस्तों एशिया अंडर 19 क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल खेला गया था भारत और श्रीलंका के बीच, जिसमें भारत ने फाइनल में
श्रीलंका को हराकर 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। और आपको यह ध्यान में रखना है कि यह प्रतियोगिता इस वर्ष दुबई में आयोजित की गई थी। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय एथलीट को हाल ही में भारतीय सेना द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है? और हमारे विकल्प है नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल, अवनी लेखरा या दुती चंद। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा, जिन्हें भारत में अब गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, परम विशिष्ट सेवा पदक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में रखना है कि यह भारत का एक सैन्य पुरस्कार है जिसे शांति और सेवा के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। नीरज चोपड़ा जी के बारे में आपको यह ध्यान में रखना है कि नीरज चोपड़ा जी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को एकमात्र स्वर्ण पदक दिलाया था। और नीरज चोपड़ा जी जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से संबंधित हैं और फाइनल प्रतियोगिता में इनके द्वारा भाला फेंका गया था, उसकी दूरी आपको याद में रखना है 87.58 मीटर। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखना है। दूसरा चीज नीरज चोपड़ा जी से संबंधित आपको ध्यान में रखना है कि नीरज चोपड़ा जी भारतीय सेना की राजपुताना राइफल्स में नायब सूबेदार के पद पर सेवारत है। क्लियर है? तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अपने परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अन्य अभ्यर्थी मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और अगले वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा फरवरी माह के प्रथम सप्ताह के छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की नई खबरों के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।